Good morning, dear students. Myself, Dr. Meenu Verma, Assistant Professor in the Department of BA, the Graduate School College for Women, Jamshedpur, a constituent unit of Kolhan University, Chaivasa. यह वीडियो लेक्चर बीएड के सेमेस्टर 3 की छात्राओं के लिए है। पिछली कक्षा में हमने एग्जामिनेशन सिस्टम अर्थात परीक्षा प्रणाली को समझा था। परीक्षा प्रणाली दो प्रकार की होती है, जिसमें हमने पढ़ा था निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली, जिसे हम ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह काफ़ी पुराने समय से प्रचलित है। और दूसरी परीक्षा प्रणाली जो हमने सीखी थी वो थी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम अर्थात वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली। पिछली कक्षा में हमने निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली के कई गुणों की चर्चा की थी। आज के इस लेक्चर में हम निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली के दोषों को जानेंगे। हम ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली में वो कौन से दोष थे जिसकी वजह से इस प्रणाली का विरोध हुआ और एक नई प्रणाली सामने आई, और वो नई प्रणाली कौन सी थी। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली के दोषों को। निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ ऐसे टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम। निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली में जिन प्रश्नों का चयन किया जाता है वे संपूर्ण पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। अर्थात निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली में हम विद्यार्थियों को बहुत कम ही प्रश्न दे पाते हैं, जिससे कि सारा सिलेबस कवर करना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि हम अगर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दे रहे हैं तो बच्चों के पास समय सीमा कम होती है, उसी 3 घंटे में बच्चों को सारा आंसर करना होता है। तो चूँकि समय सीमा कम होने की वजह से वो किसी एक या दो चैप्टर को ही कवर कर पाते हैं शिक्षक क्वेश्चन के माध्यम से। तो ये एक इसका सबसे बड़ा दोष है। दूसरा ये कि ये परीक्षाएं सुंदर लेख एवं परीक्षा युक्तियों पर अधिक जोर देती है। फलतः कभी कभी परीक्षार्थी परीक्षक को धोखा देने में भी सफल हो जाता है। ये परीक्षाएं रटने पर बहुत अधिक बल देती हैं। इसमें क्रैमिंग बहुत ही अधिक पॉसिबल है। बच्चे समझे या ना समझे, ऐसा भी हो सकता है कि वो रट के जाएं और आंसर को आंसर शीट पे रटा के लिख दें। इससे उनका सही मूल्यांकन कर पाना संभव नहीं हो पाएगा। निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली के माध्यम से प्रतिभा का विकास भी धूमिल हो जाता है। ये परीक्षाएं परीक्षार्थी को बहुत कम समय पढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। परीक्षार्थी महत्वपूर्ण प्रश्नों की खोज में व्यस्त रहता है तथा परीक्षा के कुछ सप्ताह पूर्व ही परिश्रम करके उत्तीर्ण हो जाता है। आई होप आप लोग भी कुछ ऐसा ही करते होंगे। तो अगर ऐसा करते हैं तो ऐसा ना करें, आप अपनी स्टडी थ्रू आउट द सेमेस्टर जारी रखें और थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। इससे परीक्षा के वक्त आप पे लोड नहीं पड़ेगा, आप बोझिल महसूस नहीं करेंगे और आपकी लर्निंग भी सही होगी। इन परीक्षाओं में अवसर तत्व अर्थात चांस फैक्टर का अत्यधिक हाथ होता है। ऐसा भी हो सकता है कि विद्यार्थी जो रट के गए हैं वही सवाल आ गया और उसने उसको लिख दिया। तो ये एक प्रकार का दोष है निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली की। इस प्रकार की परीक्षा में बहुत से प्रश्न बहुधा संदिग्ध एवं अस्पष्ट होते हैं, जिनका उत्तर परीक्षार्थी अपनी अटकल से कुछ भी दे सकता है। ऐसा देखने को मिलता है कि सवाल कुछ होता है और चूँकि लिखने की स्वतंत्रता होती है, पन्ने प्रोवाइडेड होते हैं बच्चों को, तो बच्चे कुछ भी लिखते रहते हैं। जो मूल्यांकन के वक्त पता चलता है कि वो सही नहीं लिखे हैं, टू द पॉइंट नहीं लिखे हैं, लेकिन वो लिखे ही क्यों उनको वो स्पेस क्यों दिया गया कुछ भी उटपटांग लिखने के लिए।
तो ये एक इसका डिमेरिट है इस प्रकार की परीक्षा प्रणाली का। इस परीक्षा ने शिक्षा एवं शिक्षण दोनों को परीक्षा प्रधान बना दिया है। अध्यापक एवं परीक्षार्थी दोनों की सफलता परीक्षा के परिणाम पर निर्भर करती है। परीक्षाएं शिक्षा के साधन के स्थान पर साध्य बन गई हैं। इस प्रकार की परीक्षा में बहुत से प्रश्न बहुधा संदिग्ध एवं अस्पष्ट होते हैं, जिसका उत्तर परीक्षार्थी अपनी अटकल से देता है। निबंधात्मक परीक्षाओं का अंकन आत्मनिष्ठ होता है। प्रत्येक परीक्षक का मूल्यांकन का अपना अलग तरीका होता है। एक परीक्षक मात्र कुछ पंक्तियों को देखकर अंक देता है, तो दूसरा एक एक शब्द पढ़कर। वह वही चाहता है जो उसके मस्तिष्क में होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये कुछ हद तक मूल्यांकन डिपेंडेंट हो जाता है मूल्यांकन करने वाले पे। विद्यार्थी ने कुछ भी लिखा है, कोई परीक्षक ऐसा भी हो सकता है जो सही तरीके से कॉपी को पढ़ नहीं रहा है, आंसर को जज नहीं कर रहा है और वैसे ही नंबर दे रहा है, और कुछ शब्द करके पढ़ रहे हैं और सही से मूल्यांकन कर रहे हैं, लेकिन इससे मूल्यांकन के रिजल्ट पे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, जो कि सही नहीं है। तो एक रूपता होनी चाहिए मूल्यांकन में। एक रूपता नहीं होने की वजह से यह निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली का एक बहुत बड़ा दोष है। निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता एवं वैधता निम्न स्तर की होती है। इन परीक्षाओं में, विशेषकर बोर्ड की परीक्षाओं में, अंकन के बाद उत्तर पुस्तिकाएं नहीं दिखाई जाती। अतः विद्यार्थी यह नहीं जान पाता कि उसे किस आधार पर अंक दिए गए हैं। ऐसा ही होता है आप लोग के साथ भी। जब आप आंसर लिख के आते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि आपने कहाँ सही किया, कहाँ गलत किया, और क्या लिखा, क्या लिखना चाहिए था, उसका वेरिफिकेशन नहीं हो पाता। तो विद्यार्थी एग्ज़ाम देने के बाद निश्चिंत हो जाते हैं, जो भी नंबर आएगा देखा जाएगा। तो ये एक तरह का लिमिटेशन है, सीमाएं हैं निबंधात्मक परीक्षा की। ये परीक्षाएं अधिक समय लेती हैं। परीक्षा लिखते लिखते विद्यार्थी थक सा जाता है। सभी स्थान पर निरीक्षण भी एक सा नहीं होता। इन परीक्षाओं का निदानात्मक महत्व नहीं है। इस प्रकार के परीक्षा में परीक्षा के बाद बच्चों का डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं होता, निदान नहीं किया जाता है कि वो क्या सीखे और उसको कैसे सुधारा जाए। प्रश्नों का उत्तर विस्तृत होने से परीक्षार्थी की कमजोरियों का पता लगाना आसान कार्य नहीं होता। अनेक परीक्षार्थी प्रश्न का उत्तर ना जानते हुए भी इधर उधर की गप्पे लगाकर कुछ न कुछ लिख देते हैं। इससे पूरी परीक्षा का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। परीक्षकों को व्यक्तिगत मूल्यांकन के कारण परीक्षार्थी के एक विषय के अंक दूसरे विषय के प्राप्तांकों से काफ़ी भिन्न होते हैं। परीक्षक प्रश्न का अच्छा उत्तर प्राप्त होने पर अच्छे अंक देता है, लेकिन यदि उससे अलग अगले प्रश्न का उत्तर अत्यंत असंतोषजनक पाता है तो इस प्रश्न पर भी अंक तो कम कर ही देता है, साथ ही पूर्व प्रश्न पर दिए गए अंकों को भी कम करने की सोचता है। वो सोचता है कि शायद मैंने गलत अंक तो नहीं दे दिया, ये बच्चा तो जानता नहीं है, क्योंकि जानता होता तो अगला क्वेश्चन भी लिख रहा होता। तो ये एक साइकोलॉजिकल दबाव डालता है शिक्षक पर, जो कि सही नहीं है। प्रश्नों का ठीक क्रम से उत्तर न देने पर भी उसे कुछ झुंझलाहट महसूस होती है। किसे? शिक्षक को। जब आप प्रश्नों का सही क्रम में उत्तर नहीं देते हैं, 5 नंबर पहले, उसके बाद 2 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर 8 नंबर, तो परीक्षक थोड़ा अव्यवस्थित हो सकता है और उसकी मनोदशा में कुछ परिवर्तन हो सकता है, जो कि अंकन को प्रभावित कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा दोष है निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली की। यदि किसी प्रश्न के 3 खंड हैं और परीक्षार्थी ने उन्हें एक ही स्थान पर क्रम से उत्तर न देकर अलग अलग पृष्ठों पर अनुचित क्रम में लिखा है, तब भी परीक्षक का मूड खराब हो सकता है। परीक्षक
एक ऐसे उत्तर पर जो संक्षिप्त भले ही हो लेकिन स्पष्ट, सुंदर व क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया है, अच्छे अंक देता है। अपेक्षाकृत एक अधिक सही व्यापक उत्तर के जो स्पष्ट व स्वच्छ क्रमबद्ध तरीके से न लिखे गए हों उसके मुकाबले अधिक अंक मिल जाता है अगर कंटेंट सही नहीं हो बट सुंदर से लिखा गया हो तो। लेकिन ये पैमाना सही नहीं है। दीर्घ उत्तर वाले प्रश्नों के मध्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर में यदि परीक्षार्थी काट छांट करता है तो परीक्षक ऐसे प्रश्नों पर अंक तो पूरे देता है, लेकिन काट छांट के संदेह को दूर करने के लिए दूसरे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर कम अंक देता है। कुछ परीक्षक तो उत्तर पुस्तिका के कवर पेज की रिक्तियों व हस्तलेख से ही परीक्षार्थी की योग्यता का अनुमान लगा लेते हैं। वह इस पूर्वाग्रह का प्रभाव उनकी अंकन प्रक्रिया पर पड़ता है। कुछ परीक्षक उत्तर पुस्तिका की आंतरिक साज सज्जा से प्रभावित हुए बिना भी नहीं रह पाते। कुछ परीक्षक प्रश्नों का मूल्यांकन पेज संख्या गिनकर करते हैं, चाहे उत्तर वैध भले ही ना हो। ये आशंका और ये संशय तो बहुत सारे विद्यार्थियों में होती है, आप लोग में से भी बहुतों में होगी, कि जो हम एग्ज़ाम तो लिख के आते हैं, क्या फ़ायदा लिखने से, टीचर तो पेज गिन के नंबर देते हैं, तो फिर क्या फ़ायदा लिखने से। पर सारे परीक्षक ऐसे नहीं होते। आप अच्छे से अपना पढ़ाई कीजिए और कंटेंट सही से एग्ज़ाम में लिख के आइए। कुछ परीक्षक प्रश्नों का मूल्यांकन पेज संख्या गिनकर करते हैं, चाहे उत्तर वैध भले ही ना हो। परीक्षार्थी द्वारा व्यर्थ में ही पेज छोड़ देने व उत्तर पुस्तिका का ठीक से प्रयोग न करने पर भी कुछ परीक्षकों का मूड खराब हो जाता है। क्या आप भी ऐसा करते हैं? ये बाद में लिखेंगे, 2 पेज छोड़ देते हैं और बाद में बेल लग गया और वो पेज खाली ही रह गया। इससे क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? इसके परीक्षक का मूड खराब हो सकता है। तो आप भी जब परीक्षा देने जाएंगे तो इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे कि परीक्षक का मूड खराब नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, आपके अंक पे प्रभाव पड़ेगा इसका। इस परीक्षा प्रणाली का एक प्रमुख दोष यह भी है कि इसमें परीक्षक अंकन का आधार दूसरे अच्छे परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को मानकर चलता है। एक अच्छी कॉपी आई परीक्षक के सामने, अब परीक्षक चाहता है कि हर विद्यार्थी को इसी स्टैंडर्ड का उत्तर लिखने आना चाहिए। वो उसको मापदंड बनाकर आगे बढ़ते रहते हैं। समावधि कम हो और उत्तर पुस्तिकाएं बहुत अधिक हों तो भी परीक्षक लापरवाही के साथ मूल्यांकन करता है। कुछ परीक्षक तो अपने पूर्व विद्यार्थियों तक से यह कार्य संपन्न करा लेता है। हालांकि ये पहले होता था, आज के परिदृश्य में ये सब घटनाएं काफ़ी कम हो गई हैं। प्रश्न पत्रों का प्रारूप भी प्रतिवर्ष समान नहीं रह पाता। कुछ परीक्षक जानबूझकर अत्यंत कठिन प्रश्न पत्र बनाते हैं तो कुछ परीक्षक अत्यंत सरल। तो ऐसे में सही मूल्यांकन कर पाना मुश्किल हो जाता है। इतने सारे दोष, इतने सारे लिमिटेशन जो ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम के हमने देखे, इन दोषों को दूर करते हुए एक नई प्रकार की परीक्षा प्रणाली को जगह दी गई है भारत की एग्जामिनेशन सिस्टम में, इंडियन एग्जामिनेशन सिस्टम में। वो कौन सी परीक्षा प्रणाली है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली। आगे की कक्षा में हम वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली को समझेंगे। आशा है यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपको अपने होने वाले परीक्षाओं में किन किन सावधानियों को रखना है ये भी आप सीख पाए होंगे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।